आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि खत्म हो चुका है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग, इसका कंपैरिजन करेंगे किससे, प्लानिंग कमीशन से। इसके बाद हम पढ़ेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स। एलपीजी रिफॉर्म्स क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ओके, कोई बात नहीं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई बात नहीं, मैं एक दिन क्लास ले लूंगा, उसमें डिस्कस कर लेंगे। एक स्टूडेंट ने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करवा दो, एक दिन ले लूंगा क्लास। अभी पहले हिस्ट्री हो जाने दो, मॉडर्न हिस्ट्री, हाँ उसके बाद देख लेंगे। दो तीन मिनट तक शुरू कर लेते हैं, सबका ज्वाइन कर लेंगे। चलिए शुरू करें। आज पहला हमारा टॉपिक है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है जी, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एलपीजी रिफॉर्म्स। चलिए पहले प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे। तो भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में हुई और ये 2015 तक चला। ठीक है जी, जो प्लानिंग कमीशन जैसे कि नाम है, जो हमने 5 ईयर प्लान्स पढ़े थे, ठीक है, ये जो प्लान्स थे इनको फॉर्मुलेशन कौन करता था, इन प्लान्स को बनाता कौन था? प्लानिंग कमीशन। ठीक है जी, तो बहुत देर से ये काम चल रहा था। मैंने आपको बताया था कि नेहरू ने इसको सजेस्ट किया था जब हमको आजादी भी नहीं मिली थी। अब प्लानिंग कमीशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम क्या आ रही थी? पहला, चाहे प्लानिंग कमीशन में स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन थी, किस फॉर्म में थी? चीफ मिनिस्टर्स, जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे वो सारे के सारे प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। अब प्लानिंग कमीशन क्या थी? एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी। तो इसके अंदर जो मेजॉरिटी प्लेयर थे, मेजॉरिटी मेंबर थे, वो कौन थे?
वो बेसिकली आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से आते थे। और इस प्लानिंग कमीशन का अल्टीमेट जो हेड थे वो कौन थे? पीएम थे। ठीक है, तो पीएम अपनी सेंट्रलाइज टीम के साथ मिलकर प्लानिंग कमीशन को चलाते थे और ये लोग क्या करते थे? फॉर्मुलेशन करते थे 5 ईयर प्लान की। ठीक है जी। अब इसके अंदर कहने को तो स्टेट के सीएम थे मेंबर, ठीक है, पूछा भी जाता था उनसे, पर करी अपनी जाती थी। ठीक है, इनका काम क्या था? प्लान बना देना। ठीक है, सीएम ने बोला ठीक है, अगर सीएम ने कहा नहीं जी हमको यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए कुछ चाहिए, आप एग्रीकल्चर को ज्यादा कंट्रीब्यूशन करो, उन्होंने ये नहीं देखना कि एक आदमी या दो आदमी एग्रीकल्चर को बोल रहे हैं। उनका जो बेसिक एजेंडा था वो ये था, हम अपने हिसाब से चले। सीएम की रिकमेंडेशन जरूर ले लेते थे, करते अपनी थे ये लोग। ठीक है, जिसके मन में क्या होता था, जो प्लान था उसको थोपा जाता था दूसरे पे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी कोई ज्यादा नहीं थी, हमने जो कह दिया वो हो गया। आपके हमने सजेशंस लेने के लिए आपको बैठाया, ठीक है, हमको जो लगेगा हम वो कर देंगे। तो इससे क्या हो रहा था कि जो स्टेट्स थे वो ज्यादा खुश नहीं थे इन लोगों से। वो ये बात कहते थे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो तो आप पूरी कर ही नहीं रहे हो। अब पंजाब हरियाणा जैसे स्टेट है भैया, उनकी रिक्वायरमेंट तो एग्रीकल्चर है। ठीक है ना, अब तुम बना रहे हो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर प्लान, तो अगले कहते हैं हम क्या करेंगे इसके ऊपर। अब ये भी नहीं कर, या वो कहते थे कि आप ऐसा करो कि कुछ जो रिसोर्सेज आपने हमको देने वो ज्यादा पैसा अलॉट करो हम लोगों को, ये नहीं करते थे। ठीक है, तो वो कहते, ये ना प्लानिंग कमीशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी कैसे? फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई प्लान पास किया है, ठीक है, इसमें पैसा अलॉट किया है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट आपसे पूछ ले कि भैया इतना पैसा तो चाहिए ही नहीं था, क्यों अलॉट किया आपने? हमारी मर्जी, हमको ऐसा लगा, हमारा थिंक टैंक है, जो उसने बोला मैंने कर दिया। ठीक है, या स्टेट आपसे पूछ ले कि आपने 500 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर के लिए दिया, तो भैया ये तो पूरा खर्च हुआ ही नहीं, कहां पर गया? कोई जवाब नहीं। नहीं जी, वो प्लानिंग कमीशन देखेगा। यानी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा थी नहीं इसके अंदर। ठीक है, आगे चलिए। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? एक वर्ड आजकल बहुत आता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसकी एब्सेंस थी प्लानिंग कमीशन के अंदर। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है? भारत जो है एक फेडरल कंट्री है, ठीक है, जिसका सेंटर है और स्टेट्स हैं आपस में मिलकर यूनियन बनी है। ठीक है, अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हमेशा जो भी बड़े डिसीजंस लेने हैं जो स्टेट को भी इफेक्टेड हो जाए वो स्टेट से पूछ के ले। ठीक है, बड़े देखो ना, अल्टीमेटली जो डिसीजन आप लोगे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी वो स्टेट्स को तो इफेक्टेड है ही है। क्यों नहीं है? हर जगह से। आज अगर आप दोहा राउंड में जा रहे हो, डब्ल्यूटीओ में डिसीजंस ले रहे हो, तो हम लोगों को तो अफेक्टेड होंगे ना वो। ठीक है, तो उन्होंने इनको बोला कि भैया कुछ भी करते हो कम से कम हमको बता के तो करो। ठीक है, तो ये कॉपरेशन जो थी ना, कि एक तो बात होती है कि चलो भी आओ हम सब बैठते हैं, आप हमको बताओ हम आपको बताएं, मिल बांट के करेंगे काम, हमने नेशन को उठाना है, उस चीज की एब्सेंस थी यहाँ पर। जो हमने कह दिया बस ठीक है आपकी बात हमने सुन ली, नहीं हुआ तो अगली बार देख लेंगे, अगली बार कभी आती नहीं थी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो था इसकी बहुत ज्यादा एब्सेंस थी इसके अंदर। आगे चलिए, टॉप डाउन अप्रोच थी ये। टॉप डाउन अप्रोच को मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लानिंग कमीशन ने चीज बनाई, स्टेटों पर थोप दी, और जो स्टेटों पे थोपेगी, स्टेटों ने किस पे थोप दी? विलेजेस पे थोप दी। जो ऊपर से अप्रोच होती थी वो दूसरों के नीचे वालों के ऊपर थोप दी जाती थी। अब आपने अल्टीमेटली किस पे थोपा? विलेजेस पे। उनसे पूछा, पंचायतों से पूछा या म्युनिसिपैलिटियों से पूछा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं। जब आप प्लान बना रहे हो, पैसे को अलॉट करा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको म्युनिसिपैलिटी कह रही है कि सीवरेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो प्लान में आप इस चीज को भी तो डालो ना। उसके लिए आपने पैसा नहीं डाला, इधर उधर पैसा घुमाई जा रहे हो। तो टॉप डाउन अप्रोच जो इसकी थी ये बहुत गलती, इसलिए टाइम टू टाइम इसके ऊपर क्वेश्चंस आते आ रहे थे कि क्या प्लानिंग कमीशन सक्सेसफुल भी है, जो प्लानिंग कमीशन प्लान्स बना रहा है क्या उसकी अच्छे से इंप्लीमेंटेशन हो रही। देखो हमने पढ़े थे ना प्लान, जो प्लान्स बने आपको लगता है जो उनके टारगेट से पूरे अचीव हो चुके? नहीं ना,
मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉवर्टी हमारे यहाँ पर, ठीक है। हम तो नाइजीरिया का ताला ठोकते थे कि नाइजीरिया में है जी, हम तो दूसरे नंबर में है। उन्होंने एनपीआई में हमको ही कर दिया आगे 2022 में, सबसे ज्यादा पूरी यहाँ पर है। और 5th 5 ईयर प्लान बोल रहा था कि गरीबी हटाओ। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना। अगली प्रॉब्लम क्या है? ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। पैसा अफसरशाही को दे दिया, अफसरशाही खा गया, कोई पूछने वाला नहीं है। मंत्री अफसर सब आपस में रले मिले थे, ठीक है। कांग्रेस गवर्नमेंट में बहुत हुआ ये आधी से ज्यादा करप्शन कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। मिनिमम चलो मैं ये सपोर्ट तो नहीं करता इस गवर्नमेंट की, क्योंकि इनकी पॉलिसीज भी वो क्रिटिसाइज पॉलिसीज है। मिनिमम इन्होंने अफसरशाही पे ना कंट्रोल करके रखा हुआ है। अफसरशाही डरती है लोगों से कि हमारे ऊपर बैठी है। पहले तो ना खुला शेर जंगल में घूमे, जिसको मर्जी मारे, कोई पूछने वाला नहीं। अब तो कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो रखी है ना। अब मोदी गवर्नमेंट ने हर आईएएस आईपीएस सारे ऑफिसर्स को कर दी है। हमारी सिस्टर एफसीआई में गवर्नमेंट जॉब है, ऑफिसर है, सबको नोटिस आ गए हैं कि भैया अगर आपने परफॉर्मेंस उनको ना दी देन यू विल बी आउट। वीआरएस पकड़ो, जो आपकी पेंशन मिल जाएगी, आप निकलो यहाँ से, घर बैठो, हमको आपकी जरूरत नहीं है। ये नहीं कि अब आईएएस बन गए तो आप क्या नाम है बन गए। 3 साल का प्रोहिबिशन डाल दिया उन्होंने हर नौकरी में। अगर 3 साल के अंदर भी हमको ऐसा लगा कि आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही है तो हम कुछ ना कुछ एक्शन ले सकते हैं आपके ऊपर, या आईएएस में हो तो आपको किसी और डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि आप में टैलेंट है, आप कर सकते हो, ठीक है, आप में करप्शन केस कोई नहीं है, पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, वो आपको किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट करते हैं। तो ये चीजें पहले नहीं थी, अब वो आउटकम देख रहे हैं वो लोग, ठीक है जी। तो ये इस गवर्नमेंट की खासियत है, इसलिए आउटकम में फोकस कर दिया ज्यादा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने आपको बताया। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि जब भी आप कोई नीति बनाते हो तो उसमें स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में रखकर, स्टेट्स को सलाह लेकर, पूछकर वो नीति बनाई जाए। इसको मतलब क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी साथ साथ चलना, कोऑपरेशन से चलना। जब यूनियन और स्टेट साथ साथ में चले, वो चीज यहाँ पर प्लानिंग कमीशन में एब्सेंट थी। देखो कर्नल केस में, अब आप देखो आजकल केस आ रहा है, किसी ने मुझसे पूछा अशरफ पाल ने कि कर्नल केस में क्या होगा। ये तो बहुत डिस्प्यूटेड मैटर है। हम कैंट एरिया में रहते हैं, अगर आर्मी अपनी हद में आ गई ना, उसने छोड़ने नहीं है उसे। अगर आर्मी अपनी हद में आ गई, आ नहीं रही वो अलग बात है, वो नहीं आ सकती, ठीक है ना। इस करके गवर्नमेंट को इस केस को सॉल्व करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस है वो। अब यहीं से लगा के चले कर्नल को मारा, उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो आम आदमी की क्या सुनवाई है यहाँ पर, ठीक है जी। समझ में आ गया। तो ये प्लानिंग कमीशन में प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, और हमने इन प्रॉब्लम्स को उन्होंने सॉर्ट आउट करना था, ठीक है। तो क्लास है, तुम थोड़ी सी करता हूँ, मैं दे जाऊंगा अंकल, टेंशन ना लो। ओके, तो ये क्या था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है जी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब आपने स्टेटों से पूछकर चलना, स्टेटों को कॉन्फिडेंस में रखना, वो नहीं ठीक थी। तो इसने क्वेश्चन मार्क उठता ही जा रहा था, और अल्टीमेटली क्या हुआ 2015 में, 2014 में, पहले तो मोदी गवर्नमेंट आई, और मोदी गवर्नमेंट ने आते ही पहला काम, पहला धमाका जो किया वो ये किया, 2015 में प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया, और प्लानिंग कमीशन के जगह एक नया आयोग आया जिसका नाम क्या था? नीति आयोग। और उन्होंने वो कोशिश की कि जो प्रॉब्लम्स प्लानिंग कमीशन में थी उनको खत्म किया जाए और एक नए सिरे से इसके ऊपर काम किया जाए, ठीक है। तो अभी भी जो मेन फोकस है वो 12th 5 ईयर प्लान में ही है, ठीक है, पर नीति आयोग इसके साथ इसको तो अचीव करना चाहती है, इसके साथ साथ जो पिछले प्लान्स हैं उनमें जो अचीवमेंट्स हमारी रह गई हैं वो उसको भी फोकस कर रही है। फॉर एग्जांपल गरीबी हटाओ नहीं हुआ हमसे, 2022 में आ गया ना कि सबसे ज्यादा गरीब हम है। अब आप देखो कि उनका मेन फोकस क्या हो गया कि 2030 तक हमने भारत को गरीबी से हटाना है, ठीक है जी। ट्यूबरकुलोसिस तो कह रहे हैं कि फ्री हो ही चुका है,
25 to 30% केसेस बहुत ज्यादा कम हो गए, मतलब नियरली वो 1-2 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, टीबी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी यहाँ से। तो अब गवर्नमेंट 12th 5-year प्लान को फोकस लेके चल रही है, इसके साथ साथ उन चीजों को भी कंसीडर कर रही है जो बेसिकली हमारे पीछे रह चुके हैं। क्लियर है? तो ये क्या आया, नीति आयोग आया। आगे चलिए, लिखिए नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई, और नीति आयोग क्या है, रिप्लेसमेंट है प्लानिंग कमीशन का, नेचुरली। ठीक है, अब इसका मेन फोकस क्या है? इसका मेन फोकस है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो भी पॉलिसीज बनाई जाए किसकी सलाह से बनाई जाए? कॉर्पोरेशन, स्टेट्स और यूटीज की कॉर्पोरेशन से बनाई जाए, इनको कॉन्फिडेंस में लेकर बनाए जाए, ताकि बाद में ये ना बोले आके कि हमको तो कॉन्फिडेंस में लिया नहीं, हमसे तो आपने पूछा नहीं, हम पे थोप दिया आपने। ठीक है, आपसे पूछकर, आपसे बैठकर हम बात करेंगे, जो आप कहोगे वैसा हम करेंगे। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसने आपको डंडा दिया कि आपने पराली साड़ते हो, पराली बंद करो। ठीक है, क्योंकि इससे पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस ज्यादा आ रही है। गवर्नमेंट ने इन लोगों को बैठा दिया आपस में कि भैया आपको ये काम करना पड़ेगा। पंजाब के सीएम उस समय अमरिंदर सिंह थे, वो भी बैठे थे, हरियाणा के सीएम भी बैठे थे। हरियाणा ने, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट थी, कंट्रोल करना शुरू कर दिया इसके ऊपर। ठीक है जी, पंजाब में ये कंट्रोल हो नहीं रहा था। अब इन्होंने क्या किया, इनको बोला कि भैया अगर आपसे ये कंट्रोल नहीं होता, हम आपको मशीन देंगे जिसके ऊपर सब्सिडीज देंगे, मशीन खरीदो, पैसा हम देंगे, सब्सिडी हम देंगे। जो आपने देखा होगा आजकल पराली जलने की इंसिडेंट्स काफी घटे हैं। पराली को बांध करना, उसको बाद में इंडस्ट्रीज में बेच दिया जाता है, वहां पर काम आती है, तो किसान को बेनिफिट ही है उस चीज का। तो इनको पूछ के कह के सब्सिडीज दी और मशीन्स दी करोड़ों रुपए की। कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या किया, सारा फंड खा पी गए। अब वो पैसा नहीं देते, अब वो कहते हैं पहले हमको उसका बताओ। पंजाब वालों को कहते चाहिए, भगवंत मान भी आए हैं, उनको भी कहते हैं हमको पहले उसका दो ब्यौरा, कि हमने जो तुम लोगों को पैसा दिया, हमने जो तुमको सब्सिडी दी, उसके अलावा भी कितनी सारी सब्सिडी थी, भैया वो कहां पर है? ये लोग एलिगेशन लगाते हैं जी सेंटर हमको पैसा नहीं देती। भाई पैसा क्या नहीं देगी, तुमने पैसे का क्या किया? आज देखो नियरली हर डिपार्टमेंट में ऑडिट चल रहा है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या? पूछ के आपसे किया था, जो किया था हमने अपने आप नहीं किया। अगर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने हम पे थोपी बात, तो हमने आपको पूछ के, कह के आपको मशीनें दी थी कि भैया पराली बंद कर दो, मशीनें दे दो किसानों को। आपने हमसे पैसा भी लिया, आपने पैसे का मिसयूज कर दिया। ठीक है, करप्शन नहीं आ रही ना, बेसिकली मेन प्रॉब्लम तो यहां पर है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। आगे चलिए, इसका अल्टीमेट एम क्या है? इसका अल्टीमेट एम ये है कि भारत को ट्रांसफॉर्म करना है, भारत की एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी? नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी जो कैसी हो? नॉलेज बेस्ड सोसाइटी हो, जो अल्टीमेटली भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे। तो एक ऐसा थिंक टैंक चाहिए उनको जो भारत को एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बना दे। ठीक है, जिससे भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते खुलने शुरू हो जाए। ये इन लोगों का अल्टीमेट एम है। अब देखो ना, ऐसे एम प्लानिंग कमीशन में नहीं थे। प्लानिंग कमीशन सीधा कहती थी प्लान बनाएंगे, पैसा देंगे। ये हद गए है, बड़ा है कि हमने एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्टेट्स के साथ मिलकर चलना है। और उस स्टेट्स के साथ मिलने का मतलब ये नहीं कि सीएम को ही बैठाना है, पंचायतों से भी पूछो, म्युनिसिपैलिटी से भी पूछो। ठीक है, तब हम इकट्ठे मिलकर एक प्लान बनाएंगे। ठीक है जी। और दूसरा क्या है? नॉलेज सोसाइटी बनानी है, हमने भारत को ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ा एम था इसका, जो बेसिकली यहां पर कवर नहीं हो रहा था। ठीक है जी। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट है वो ज्यादा बेस्ट है, कंपैरिजन नहीं करता मैं इस चीज में। इनके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्रिटिसाइजेशन में चल रही है। फार्मर लॉस अपने आप में बहुत बड़े खतरनाक लॉस हैं। ठीक है, इनके ऊपर अक्सर एक इल्जाम लगता रहा है कि कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट भी गलत है ना जो कैपिटलिज्म को ज्यादा सपोर्ट करे, कि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सोशलिज्म है।
ठीक है, हमने बाद में हमने मिक्स्ड अप्रोच चला दी। इसका मतलब ये थोड़ा कि आप कैपिटलिज्म को हावी कर दो, ठीक है जी, ये भी बात गलत है। देखो हर चीज की त्रुटियां हैं। आप ये बात बोलो कि ये बिल्कुल ही गलत है कैपिटलिज्म को लेकर, ना वो भी नहीं है। आज अगर आपके एयरपोर्ट बना दिए उन्होंने, आपके हाईवेज बना दिए, तो कैपिटलिज्म है तो बन गए, नहीं तो कुछ नहीं बनना था यहाँ पर, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये ना फिलॉसफी गलत है, जो ये अक्सर आपको कांग्रेस वाले बताते हैं ना, बेच दिया बेच दिया बेच दिया, बेचा बुचा कुछ नहीं है। जब हम आईएएस में पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट मॉडल्स बताऊंगा, बीओटी बीओपी। बेचा कुछ नहीं है, ठेके में दिया है। जिस दिन वो बन जाएगा, वो लोग अपना कमा जाएंगे, प्रॉफिट पूरा कर जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे वो। अल्टीमेटली गवर्नमेंट नहीं संभालना उसको, कुछ नहीं बेचा। ये इन लोगों ने, पता यही प्रॉब्लम है, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, यही प्रॉब्लम है। सोसाइटी को पता ही कुछ नहीं है। हम लोगों को पता है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा बीओपी बीओटी मॉडल बताऊंगा, जिसमें ये है कि बस प्राइवेट को ठेका दिया हुआ, अपना कमीशन खाओ, प्रॉफिट कमाओ, चले जाओ यहाँ से। पर लोगों को नहीं पता इसके बारे में। देखो ये तो बात है, मनमोहन सिंह एक इकोनॉमिस्ट थे, पर करप्शन तो हुई है ना। आप सो रहे थे। मैं पर्सनली मोदी का कोई फेवर में नहीं करता, पर मैं मनमोहन सिंह को बहुत क्रिटिसाइज करता हूं। आप एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, इतने पढ़े लिखे थे, आपके सामने जो हो रहा कोयला स्कैम, 3G स्कैम, स्कैम ही स्कैम खुलते ही गए। अभी तो मोदी गवर्नमेंट ने कितने स्कैम खोल दिए इन लोगों के। तो अगर आप शरीफ से, आपसे कुछ हो नहीं रहा तो भैया त्याग देते ना कुर्सी, छोड़ो बड़े, मेरी सुनते ही नहीं। आप भी तो अपने लालच को बैठे रहे वहां पर, ठीक है ना। नोट्स का देखिए, मैं इनको सेट करके मतलब दे दिए मैडम को। आज उसको ना वो पूरा अपना जो भी है सेटिंग करके आपको एक आधे दिन में दे देंगे। कल मैं दे चुका, नोट्स भी दे चुका हूँ और टेस्ट भी दे चुका हूँ। आज मैं बात कर लूंगा, कोई बात नहीं इसके रिगार्डिंग, ठीक है जी। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलिए। स्ट्रक्चर क्या है वो पहले आप लिखिए। शिफ्ट क्या है? अब इसकी प्लानिंग कमीशन जो था, इससे अप्रोच शिफ्ट कैसे हो गई? इसकी अप्रोच क्या है? इसकी अप्रोच है, उन्होंने खुद बोला था, ये अप्रोच है, हमने मिलकर चलना, टीम इंडिया, ठीक है। क्रिकेट में टीम तभी जीतेगी जब मिलकर काम करेगी, ठीक है ना। अगर आपस में रंजिशें चलेंगी तो हार जाओगे, ठीक है। टीम इंडिया इनकी अप्रोच है। टीम इंडिया का मतलब ये है, हम भी करेंगे, स्टेट भी करेंगे, विलेजेस से भी पूछेंगे, म्युनिसिपैलिटी से भी पूछेंगे, आपस में मिलकर एक कट होके हमने भारत की प्रगति की तरफ चलना है। तो ये इनकी अप्रोच है, पहली टीम इंडिया अप्रोच, ठीक है। दूसरी वो क्या करते हैं, दूसरी जो इसकी अप्रोच है वो कौन सी है? बॉटम टू टॉप अप्रोच। बॉटम टू टॉप अप्रोच। पहले क्या थी, जो ऊपर वालों ने कह दिया वो नीचे वालों पे थोप दिया। अब क्या है, नीचे वालों से पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। स्टेट, ये स्टेट से रिपोर्ट लेंगे। स्टेट किससे पूछेंगे? विलेजेस से, पंचायतों से, म्युनिसिपैलिटियों से, कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। स्टेट वो वाली रिपोर्ट किसको देंगे? सेंटर को देंगे। तो अल्टीमेटली जो मैक्सिमम म्युनिसिपैलिटीज, विलेजेस या सिटीज की रिक्वायरमेंट है, उसको ही नीति योग में डालकर उसके हिसाब से पैसे को अलॉट किया जाएगा, ठीक है जी। तो ये कौन सी होगी? बॉटम टू टॉप अप्रोच। सबसे बड़ा चेंज उन्होंने किया, इस पे प्राइवेट थिंक टैंक को भी लेके आए। देखो फॉर एग्जांपल ऐसा है कि ठीक है, मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, मेरे अलावा और भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि आता ही कुछ नहीं। हो सकता है जितनी इकोनॉमी मुझे आ रही है, मैंने पढ़ लिया, उतनी आईएएस ने ना पढ़ी हो, आईएएस ने उतनी पढ़ी हो जितनी उसको पेपर क्लियर करना, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जो आईएएस फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है, वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक प्रोफेसर से ज्यादा इंटेलिजेंट है? मानते हो आप इस बात को? क्या जो एक हेल्थ सेक्रेटरी आईएएस बैठा हुआ है, इन्हीं पेपर को पास करके बैठा है, क्या वो एम्स के डॉक्टर से ज्यादा इंटेलिजेंट है?
नहीं, उनकी अपनी स्टडी है। कोविड आया तो आईएएस को थोड़ा पता कि वायरस क्या है, जीन्स क्या है, कैसे करना क्या नहीं करना, एम्स का डॉक्टर गाइड करेगा ना उसको। तो ये बहुत बड़ी अप्रोच थी थिंक टैंक। उनको ये बात समझ में आ गई कि देखो कि सिर्फ आईएएस आ जाए, मंत्री आ जाए, इससे नहीं चलती प्लानिंग है, आपको एक्सपर्ट्स बुलाने पड़ेंगे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से बुलाया जाए। तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, थिंक टैंक को एक्सपेंड किया। ठीक है, प्राइवेट जिन लोगों के नाम थे जो अपनी अपनी फील्ड में अच्छा काम कर रहे थे, उन लोगों को भी इसका मेंबर बनाया गया ताकि उनको टैलेंट मिले। ठीक है ना यार, नेचुरली है, कोई अगर एक आईपीएस बैठा हुआ उसने इकोनॉमी उतनी पढ़ी होगी जितनी उसको पेपर में चाहिए, और एक श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का बैठा उसने सारी जिंदगी अपनी इकोनॉमी में गाल दी, इन चीजों में गाल दी। तो इन्होंने क्या किया, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से एक प्रोफेसर उठा लिया थिंक टैंक में। थिंक टैंक स्टैंड हो गया ना इनका, अब उनको ज्यादा अच्छी तरह से पता लगेगा कि हम कहां पर लैग कर रहे हैं इन चीजों से। ठीक है, क्लियर है। तो ये शिफ्ट आया इसका नीति आयोग में, जो प्लानिंग कमीशन में ये चीज नहीं थी। ठीक है जी, समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देखिए इसको, फिर आगे चले। स्ट्रक्चर, चलिए स्ट्रक्चर लिखिए। पहला, सबसे पहले इसमें है चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन कौन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो ये कौन है, चेयरपर्सन है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन में भी जो चेयरपर्सन था वो कौन था, पीएम ही था। ठीक है, इसके बाद आता है वाइस चेयरमैन। अब वाइस चेयरमैन यहां पर जो है इसको कौन अपॉइंट करता है, पीएम। अब प्लानिंग कमीशन में ना एलिगेशंस लगी थी जब मनमोहन सिंह जी थे ना, तो जो वाइस चेयरमैन थे वो कौन थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। आप सुन लेना, कभी उनका नाम पढ़ लेना। प्लानिंग कमीशन बहुत इंटेलिजेंट हस्ती थी वो भी, और उनकी मासी के लड़के थे, पढ़ा लिखा आदमी था। अब इन लोगों पे एलिगेशन लगते थे कि आपस में जो खिचड़ी बनाते हैं वही दूसरों पे थोपते हैं, सुनते ही नहीं किसी की। देखो ना, प्लानिंग चेयरमैन वाइस चेयरमैन थोड़ा ऐसा तो बंदा बैठाओ, रिश्तेदारी में चाचा का लड़का थोड़ा बैठा देना, ऐसा तो बैठाओ जो थोड़ा तुमको क्रिटिसाइज तो करे, थोड़ा तुमको सलाह तो दे, उसकी सुनो तो सही। उन्होंने अपने ही मासी का लड़का बैठाया हुआ और ये प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, तो इसमें जो वाइस चेयरमैन इन्होंने बैठाया, ये बेसिकली कौन बैठाया, एक टैलेंटेड आदमी बैठाया इन लोगों ने। ठीक है, जैसे आपको कोई आईएएस है जिसने बहुत अच्छा, जिसको एक्सपीरियंस है, ग्राउंड लेवल पे जाकर उसने काम किया हुआ, जैसे खेम का। ठीक है, उसकी कितनी ट्रांसफर्स हो चुकी हैं क्योंकि उसने विलेज लेवल पे काम किया है, उसको पता है कि कहां कहां पर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, जिसने ग्राउंड वर्क किया है, ऐसे बंदे को गवर्नमेंट ने क्या किया, वाइस चेयरमैन बना दिया। ये नहीं कि जो शाही शौकत में बंगले में बैठा है तो उसको आपने उठा के बना दिया, फिर उसको क्या पता, पता तो उसी अफसर को ना जिसने ग्राउंड लेवल पे जाके, खेतों में जाके, मंडियों में जाके वहां पर अपना दिन गाला। ठीक है, तो उन्होंने ऐसी अप्रोच देखी कि ऐसा आदमी, वही आदमी को ये वाइस चेयरमैन बनाते हैं जिसने अपना पूरा एक्सपीरियंस फील्ड वर्क में निकाला। वो बाबू मोशाई वाला काम नहीं है कि पीए पकड़ के तुम्हारी चल रहा है टैची, तो बाबूजी आराम से एसी में बैठ के आराम से आगे कर, वो चीज नहीं, ऐसा आदमी को नहीं वो बना रहे। ठीक है, तीसरा लिखें, गवर्निंग काउंसिल। अब गवर्निंग काउंसिल में कौन आते हैं, सारे स्टेट्स के सीएम्स और यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। आप पॉलिटी में पढ़ोगे, सिर्फ एक आई थिंक दिल्ली और पौंडीचेरी को छोड़कर बाकी कहीं भी असेंबली नहीं है। ठीक है ना, तो जितनी बाकी यूटी हैं, जैसे चंडीगढ़ यूटी है, वहां तो कोई असेंबली है नहीं, वहां सीएम नहीं है। दिल्ली में सीएम है, वहां थोड़ा सीएम है, आई थिंक दिल्ली में ही है, और किसी में नहीं है। आप एक बार देख लेना इसको। ठीक है, तो
जहां जहां पर असेंबली नहीं है, फॉर एग्जांपल आपकी दादरा नगर हवेली चंडीगढ़ यूटी होगी, ठीक है, अंडमान निकोबार, यहाँ असेंबली नहीं है, तो यहाँ पर इसका हेड कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। और जहां पर असेंबली है दिल्ली जैसी, वहां पर कौन, किसको बुलाया जाएगा? आपके सीएम को। तो जितने भी स्टेट के सीएम प्लस यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको किस में डाला गया? गवर्निंग काउंसिल में डाला गया। आगे चलिए, अगला है फुल टाइम मेंबर्स। फुल टाइम मेंबर्स, फुल टाइम मेंबर्स में कौन है? आपके बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है, जिन्होंने काम किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई आईएएस है, उसने फिशरी डिपार्टमेंट में काम किया है और पता लगता है उसने काम किया, गांव में जाकर शहरों में जाकर उसने देखा है और रिफॉर्म्स लेके आया उसके ऊपर। ये नहीं कि मतलब आए 5 साल बैठे साइन किए बाबू की तरह चले गए, वो नहीं, वो जिन्होंने इसके ऊपर रिफॉर्म्स लिए हैं, ठीक है। कल आप भी आईएएस बनोगे, इसका ये नहीं कि वहां जाके बैठ के आ गए बस। आपको किसी ने कुछ नहीं कहना, आपके ऊपर है ना आपका कैलिबर क्या है। अगर ऐसे ही बैठ के आ गए, रिटायर हो जाओगे पंजाब से, ठीक है। अगर किया काम, जाके ग्राउंड वर्क पे कुछ रिफॉर्म्स लेके आए तो ऊपर लेके जाएंगे आपको, ठीक है जी। तो ऐसे लोग जिन्होंने ग्राउंड वर्क पे काम किया, उसको रिफॉर्मेशन, एजुकेशन का कोई सेक्रेटरी रहा है पंजाब का, उसने पंजाब में एजुकेशन में रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, ठीक है। गवर्नमेंट के पास सारे डाटा बड़े होते हैं, उठा लेते हैं उन लोगों को ऊपर, ठीक है। तो गवर्निंग फुल टाइम मेंबर्स में कौन है? आपके आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है जी। आगे चलिए, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। अब इसमें कौन आते हैं? रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। हर मिनिस्ट्री के प्राइम क्या नाम है, मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स इसके अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मंत्री भारत का बैठा है, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन नीचे वाला वो बैठा है। देखो ना, एलोकेशन करनी है ना रिसोर्सेज की, वही आगे बताएंगे ना, भैया एजुकेशन सेक्टर लैक कर रहा है या स्किल डेवलपमेंट लैक कर रहा है, यहाँ पर डालो यहाँ पर डालो, ठीक है जी। तो ये किससे बताएंगे? मिनिस्टर्स। तो उन्होंने क्या किया? एक्स ऑफिशियल मेंबर्स बता दिए, जो हर मिनिस्ट्री के जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं वो आकर यहाँ पर बैठेंगे, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट मेंबर्स, तो मोदी गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि ऐसा नहीं है कि टैलेंट यहीं पर ही बैठा हुआ है, टैलेंट बाहर भी बैठा हुआ है, ठीक है। कई बार पीजीआई का डॉक्टर वो इलाज नहीं कर पाता जो प्राइवेट जलंधर का डॉक्टर बैठा कर लेगा। टैलेंट तो हर जगह बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा टैलेंट खोजो। और इन्होंने प्राइवेट मेंबर्स को लाना शुरू किया जो अपनी अपनी फील्ड में क्या है? एक्सीलेंस है। फॉर एग्जाम्पल कोई इकोनॉमी में है, ठीक है, कोई सोशल इश्यूज में है, कोई हेल्थ इश्यूज में है, ठीक है, किसी ने एजुकेशन के ऊपर काम किया, चाहे अपने लेवल पे किया है, एनजीओ के लेवल पे किया है, ठीक है, किसी ने एनवायरनमेंट के ऊपर काम किया है, चाहे एनजीओ के ऊपर भी, जैसे सच्चेवाल है ना, उन्होंने किया ना एनवायरनमेंट के ऊपर काम। ऐसे लोग अगर वो आप पार्टी में ना होते ना, वो नीति आयोग में होते। पंगा क्या पड़ गया? वो किस में चले गए? आप पार्टी में चले गए। अगर वो ना जाते ना आप पार्टी में, तो आज नहीं तो कल कभी तो उनको नीति आयोग में डाला जाता, थिंक टैंक में डाला। ये थिंक टैंक क्या है? ये उन्होंने कितना काम किया इसके लिए, वो आपसे पूछ सकते ना कल इन्वायरमेंट पॉलिसी, इन्वायरमेंट प्लान्स लेके आना कि बताओ सर आपकी क्या राय है इसके अंदर। क्योंकि आपने वो तो बेचारे बई में जाकर, जो वो बे है, सेक्रेट बे है जिसमें गुरु नानक देव जी से आई थिंक लिंक्ड है, वो उसमें जाकर अंदर उन्होंने साफ किया। वो उससे बड़ा आदमी कौन होगा जो ग्राउंड लेवल पे जाके काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे प्राइवेट मेंबर जिन्होंने अपनी फील्ड में एक्सीलेंस किया है, उनको भी इन लोगों ने इंक्लूड कर लिया। आगे चलिए, रीजनल काउंसिल्स। तो इसके अलावा नीति आयोग ने, ताकि स्टेट से कॉपरेशन अच्छा आए, स्टेट से अच्छा कॉपरेशन मिले,
इन्होंने क्या किया, भारत के डिफरेंट सेंटर्स में अपने रीजनल काउंसिल्स बना दिए। देखो अब दिल्ली में बैठा आदमी नहीं कर सकता ना सब कुछ, ठीक है। अब आप देखो हमने एक अलॉटमेंट की है, ठीक है। अब दिल्ली में बंदा, अब स्टेट आपको गलत रिपोर्ट दीजिए तो आपके अपने भी तो काउंसिल्स होनी चाहिए ना जो उसके ऊपर रिपोर्ट करे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, भारत के डिफरेंट एरियाज में अपने एक तरह की काउंसिल ऑफिस बना दिए, ठीक है। पहली काउंसिल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और एक स्पेशल काउंसिल बनाई गई है नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये डिस्टर्ब्ड एरिया है, नक्सलवाद से हो गया या आपके वो हो गए, मणिपुर तो ऐसे चल रहे हैं इस समय, ठीक है। तो यहाँ पर अक्सर चाइना का, पाकिस्तान का इंटरफेयर रहा है, ठीक है, डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उनका लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि इसको अलग करना है भारत से, एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना। अमेरिका बहुत सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, ठीक है। तो इसलिए इनकी डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो सके, इन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट स्पेशली किसकी बनाई है, नॉर्थ ईस्ट की। पंजाब की प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब की प्रॉब्लम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थोड़ा। पंजाब में जो प्रॉब्लम हुई है, खड़कूवाद आया है, वो बेसिकली क्या है, ये टोरा शोरा बादल इन लोगों की कराया काम है, ये थोड़ा कोई असली प्रॉब्लम है। आप सॉर्ट आउट है ही है, वो 3-4 बंदे कर रहे हैं वो ऐसे कोई, आप मैंने तो नहीं देखा कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस है यहाँ पर अभी। अगर आप JNK के हिसाब से चले, JNK में तो बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस है, आज भी है। अगर आप मानते ना कि JNK में डिस्टर्बेंस नहीं है, चलो ये साल अमरनाथ यात्रा आ रही है, हटा दो आर्मी, बता देंगे तुमको वो क्या चीज है। पंजाब तो एक पोलिटिकली क्रिएटेड गेम है, ये आपस में लगे होते हैं, किसी ने किसी वोट बैंक छीनना, किसी ने किसी की वोट तोड़नी, इन चक्रों में ऊपर नीचे खड़ी हो रहे हैं बस। ये असली चीज तो वहां पर है। क्या नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर हिंसा अभी तक नहीं खत्म हो रही, नागा के साथ अभी भी प्रॉब्लम पूरी सॉर्ट आउट नहीं हुई, आज का नहीं चल रहा, ये आजादी से पहले का चल रहा है, ये है असली प्रॉब्लम्स, ठीक है। उन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल बना दी उन्होंने कि नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट के लिए हमने यहाँ पर नीतियां बनानी है, ठीक है। बर्निंग एरिया ये समझ में आ गया ऑनलाइन पे। ऑनलाइन कोई डाउट तो नहीं है, चलो आगे तो चलिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या फर्क है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, पूछ लेते हैं वो लोग, मेंस में अक्सर आया हुआ ये क्वेश्चन कि प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या फर्क है। चलिए टेबल बना लीजिए, इस तरह से टेबल बना लीजिए, लिखना शुरू करिए। पहला पॉइंट है प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश हुई, 1950 में, और कब तक चली, 2015 तक। नीति आयोग की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है, 2015 में। तो प्लानिंग कमीशन की जो अप्रोच है वो क्या है, टॉप डाउन अप्रोच। नीति आयोग की जो अप्रोच है वो कौन सी है, बॉटम टू टॉप अप्रोच। कर चुके ना मुझको, ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो था वो लेस ट्रांसपेरेंट था, नीति आयोग जो है वो मोर ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहा है। प्लानिंग कमीशन में प्राइवेट टैलेंट को नहीं लेके आया गया, प्राइवेट टैलेंट को वो नहीं लेके आ रहे थे। नीति आयोग ने क्या किया, प्राइवेट टैलेंट को भी ये लेके आया। आगे चलिए। प्लानिंग कमीशन जो फंड थे उनको खुद अलॉट करता था, नीति आयोग जो फंड्स हैं
उसको नहीं अलॉट करता। नीति आयोग क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ नीति बनाता है, बस। पैसा उनके हाथ में है ही नहीं है। जब पैसा होगा तो करप्शन के चार्जेस भी कम मिलेंगे, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, तो फिर पैसा कौन अलॉट करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो नीति आयोग का काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ नीति बनाना, बस। ठीक है, पैसा कौन अलॉट करेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, आगे चलिए। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हिसाब से चलता है। वही प्लानिंग कमीशन जो था वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के हिसाब से नहीं चलता था। ये क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। जो नीति आयोग है वो स्टेट से पूछ के चलता है ना, म्युनिसिपैलिटी, विलेजेस, नीचे से सारा पूछ के, कॉर्पोरेशन से चलता है। ये नहीं कि उनकी सलाह सुन ली करी अपनी, जो प्लानिंग कमीशन करता था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्या करता था, बातें सबकी सुन लेता था, करता अपने दिमाग की था। ये वही करेंगे नहीं, ये नहीं कि अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग भी लगाएंगे, पर उनको भी कंसीडर करेंगे कि हाँ इनकी भी प्रॉब्लम्स को हमने सुनना है। ठीक है, तो ये इनकी अप्रोच में फर्क था, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये आपने लिखना है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वहां पर कि क्यों इन्होंने चेंजिंग की उसकी, वहां पर चलिए आगे चलिए। फीचर्स ऑफ नीति आयोग, चलें, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आगे चलें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इकोनॉमी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे अब लगा सब्जेक्ट है। हाँ, पढ़ाने में दिक्कत है, टेक्निकल है ना, जल्दी समझ नहीं आता। देखो मणिपुर केस अभी तक क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, वो इसलिए सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि गवर्नमेंट सॉल्व करना नहीं चाहते। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर पुलिस अपनी आई पे आ जाए ना तो चप्पल चोर को भी उठा के अंदर कर दे, उसको सब पता कि मंदिर से चप्पल भी किसने चुराई है। बहुत स्पष्ट बात है। यूपी में योगी है, ठीक है, उसने, योगी आदित्यनाथ ने चप्पल चोर से लेकर हुज्जी के नेटवर्क तक, दाऊद के नेटवर्क तक सब खत्म कर दिए। आप देखो यूपी का हाल बदल दिया हम लोगों ने। मैं मथुरा वृंदावन गया था, पता ऐसा लगता है कि मतलब कहीं फॉरेन कंट्री में आ रहे हैं। अब तो उसको भी वो रिफॉर्म करने लगे हैं क्योंकि दिल्ली में गवर्नमेंट आ गई है उनकी, अब घाटों को भी रिफॉर्म करेंगे। मतलब आप जा रहे होते ना हाईवे से तो ऐसा लगता है कि आप यूएस में जा रहे होगी। ये नहीं कि मणिपुर सॉल्व नहीं कर सकती, करना चाहती नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक कम्युनिटी इन्वॉल्व है। वो कौन है, हिंदू कम्युनिटी, मित्ती ट्राइब, जो हिंदू कम्युनिटी है बेसिकली। अगर हिंदू बीच में ना होते ना, कोई और होते, फिर तो मैं तो सब भी करके परे कर देना। गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट नहीं करना चाह रही। पर अब क्यों नहीं करना चाह रही, उनकी इंटरनल प्रॉब्लम। ये नहीं कि सिर्फ वही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू की प्रॉब्लम है। असल में चाइना, यूएस और आपके क्या नाम है, पाकिस्तान, ये वहां पर एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं जिसका नाम क्या, आप नेट में देख लेना, जोगम। और इसके फ्लैग भी लॉन्च हो चुके हैं, इसकी करेंसी भी लॉन्च हो चुकी है, आप नेट में देख लेना, आ जाएगा फ्लैग इसका। तो एक बहुत सेंसिटिव मैटर बनता जा रहा है। अभी गवर्नमेंट ना बड़े आराम से चल रही है कि ये ना वजह ना कि एकदम से हैवी करें तो एकदम से आग फैल जाए, तो बहुत आराम से तरीके से इसको टैकल कर रही है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू बनता जा रहा है। वो जोगम कंट्री बनाने लगे हैं। अब ट्रंप आया, थोड़ा देखो मणिपुर में हिंसा कम हुई है। जब तक वो था ना पिछले वाला पूरी थी, ट्रंप के आने से थोड़ी हिंसा कम हुई है। ठीक है, देखो ये रीजन नहीं है कि मतलब उनकी सीट्स कम है। आज भी गवर्नर शासन तो वो लगा ही सकती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नर शासन इन्होंने लेट लगाया, अब जाके सीएम हटाया इन लोगों ने अपना। तो मणिपुर हिंसा अब जाके जब ट्रंप आया तब उसके बाद सीएम हटा। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ये नहीं हम कह सकते सरकार को क्रिटिसाइज ही कर सकते कि सरकार ही नहीं, सरकार क्यों चाहेगी कि उनकी किलगिरी हो।
मणिपुर में गिरगिरी होती है ना, वो क्यों जाएगी उनकी गिरगिरी? हो कोई इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा है, ये उनको बहुत सोच समझ के, इसमें ना फॉरेन की ताकतें बहुत इन्वॉल्व है। एक बार याद रखना, ये मत कभी सोचना कि चाइना यूएस की आपस में लग रही है, या चाइना पाकिस्तान या पाकिस्तान यूएस की आपस में लग रही है। इंटरेस्ट जैसे ही चेंज होता है गुट बदल जाते हैं। अगर आज इकोनॉमिक में चलना है तो चाइना यूएस आज भी खिलाफ है एक दूसरे के। अगर भारत को तोड़ना, वो इकट्ठे हैं, फिर उनका कॉमन इंटरेस्ट है। ठीक है ना, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़ी ओ टाइप की पॉलिटिक्स है। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया जी? चलिए आगे चलिए, फीचर्स ऑफ नीति आयोग। पहला लिखिए, टीम इंडिया हब। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया उनकी अप्रोच क्या, टीम इंडिया वाली अप्रोच है। ठीक है, मिल बांट के करना है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आपके डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, प्राइवेट प्लेयर्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भारत को एक स्ट्रॉन्ग देश बनाना। तो वो ये नहीं कहते कि पंजाब में आप पार्टी गवर्नमेंट है तो हमने इसको चलाना, नहीं, हम आपकी बात भी सुनेंगे। अगर ऐसी देखो ना, पंजाब में सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू चल रही थी ना डेवलपमेंट, वो तो किसानों ने विरोध किया जमीन के कारण, तभी बंद हुआ ना। ये तो नहीं कि उन्होंने पंजाब को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देने की कोशिश की, एम्स लेके आए। अब ये लोग कहते हैं कि बादल लेके आए, भाई बादल लेके, अगर उसका मन चले बादल को ना देता, उसने कहा बादल को बहुत कुछ दे दिया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बिल थी ना वहां पर एम्स लाने की, तभी लेके आई ना। अब ये आईआईटी आई है रोपड़ में, ऑपरेशन शुरू हो चुका है उसका। अब आप ये थोड़ा कहोगे बादल ही लेके आया आईआईटी, वो देना चाहते थे, उनको भी लग रहा था कि हमने पंजाब की डेवलपमेंट करनी है, तब दिए। तो मोहाली के वहां आईटी सिटी बना दी उन लोगों ने। स्मार्ट सिटी में भी आपका राजपुरा है, जलंधर है, पटियाला है, कर रहे हैं ना। ऐसे थोड़ा कि उन्होंने पंजाब को बाहर ही कर दिया बिल्कुल ही। ठीक है, तो अप्रोच क्या है इनकी, टीम इंडिया अप्रोच। हमने हर बंदे को देखना है, हर बंदे की डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, आगे चलिए। नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, अब नेचुरली जब प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं तो नॉलेज बढ़ गई, और इनोवेशन का मतलब क्या है, नई चीजें निकल कर आना। ठीक है, अगर पहले क्या थे, आईएएस बैठे हुए थे, ठीक है, अब कौन है, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। वो आपको बताएंगे। देखो जन औषधि कितनी कामयाब हुई है मोदी गवर्नमेंट के समय। ऐसा नहीं कि जन औषधि किसकी स्कीम है, कांग्रेस की स्कीम थी, स्कीम तो कांग्रेस की थी। आप देखा हर जगह में जन औषधि स्टोर खुले हुए हैं। एक दवाई जो कंपनियों की मोंटे कार्लो एलसी लगा लो, ठीक है, जो जुकाम वगैरह की होती है, वो 130 रुपए की है, और जन औषधि में 20 रुपए की है। 20 रुपए की है। कोलेजन का पत्ता मार्केट में 200 रुपए का है, जन औषधि में 100 रुपए का है। गठिए का पत्ता मार्केट में 300 रुपए का है, टोरेंट कंपनी का, जन औषधि में 50 रुपए का। पहले ये थी, पहले ये नहीं थी। कांग्रेस के प्लान किसका, कांग्रेस का। चलाया किसने, मोदी गवर्नमेंट ने। उनकी बिल नहीं थी ना, क्योंकि वो कंपनियों से पैसा खाती थी, कंपनियां उनको चढ़ावा चढ़ाती थी कि भैया अगर ये काम हो गया तो हम गए। अब आप देखो मार्केट में बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आ गई है। बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने 10-10 रुपए के पत्ते 500 के बेचे, उन्होंने अपनी जेनरिक डिवीजन लॉन्च कर दी है। क्यों लॉन्च की, क्योंकि जन औषधि ने इंपैक्ट कर दिया। थिंक टैंक है ना उन लोगों का। ये किसने बताया, ये डॉक्टर ने बताया। आईएएस को वहां ऑफिस में बैठे क्या पता, डॉक्टर को पता ना कि अगर मैं एक पेशेंट को 300 रुपए की दवाई लिख के देता हूं, भैया वो नहीं अफोर्ड कर पाता, उसके बिना मर जाता है। सेक्रेटरी को थोड़ा पता, जो आराम से आ रहा है 4 बजे अपना जा रहा है, 10 बजे वहां पहुंच रहा है, टैची भी नहीं खुद उठा रहा।
प्राइवेट प्लेयर ने बताया, जिनके साथ रोज हो रहा है, कितने डॉक्टरों ने रोज मरते देखा पेशेंट्स को कि उनसे टीके ही नहीं अफोर्ड हो पा रहा, दवाइयां नहीं अफोर्ड हो पा, दवाइयों के थोड़े से मर जाते हैं लोग। तो उन्होंने सलाह दी, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जन औषधि का ऑपरेशन कर दिया। जाओ देखो अब जन औषधि एक्टिव है, इवन मेडिकल कॉलेजेस में उन्होंने जन औषधि खोल दी है, फ्री दवाइयां, ताकि कोई दवाई की थोड़ से ना मरे। ठीक है, तो ये हमको किसने बताया, इनोवेशन किनकी थी चाहे उनकी, इन्होंने हमको बताया ना। अब वो तो 4-5 क्रोसिन, एसपी, पेन किलर, सर्दी जुकाम, बस तो बीमारियां इतनी है बस। इन्होंने प्राइवेट प्लेयर से इनको बताया कि नहीं भैया, गठिया भी है, कैंसर भी है, ट्यूबरकुलोसिस भी है, आज सारी दवाइयां जन औषधि में मिल रही हैं। क्लियर है, तो ये क्या है, एक इनोवेशन हब बन गया अब ये। क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आगे चले, अगला लिखिए। अब ये जो प्लान्स देखिए, तो ये जो प्लान बना रही है, ऐसा नहीं कि एक बार में 5 साल का प्लान ठोक दिया। ठीक है, ये 3 टाइप के प्लान बना रही है, ये 3 टाइप के टारगेट्स को कवर कर रही है। पहला कौन सा है, 3 ईयर शॉर्ट प्लान। दूसरा कौन सा है, 7 ईयर मीडियम प्लान। और लास्ट कौन सा है, 15 ईयर लॉन्ग प्लान। फॉर एग्जाम्पल, हमारे प्रधानमंत्री ने फ्रांस में बोला था कि भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनने जा रहा है। ठीक है, आपको भारत में भी रोबोट्स मिलेंगे। आईआईटी कानपुर में आ गया, आईआईटी बेंगलोर में एक रोबोट टीचर आ चुका है, केवी में भी आ चुका है, लॉन्च कर दिया उन लोगों ने। ये नहीं कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, मतलब साथ साथ उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज, अब बहुत देखना, बहुत काम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। भारत में कोर्सेज आएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक मिनट हो रही है, देखो वहां तो चल रही है इसमें। हाँ जी, सही है, चल रही है, ठीक है। ठीक है, अब उन्होंने बोला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना है। अब सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा जरूरी है या पॉवर्टी ज्यादा जरूरी है, या हंगर ज्यादा जरूरी है? जिसने बनाना उसको तो खाने को रोटी दे दो, वो भूखा मर रहा है, रॉबोट बना रहे हो बेटे तुम्हें। ठीक है, तो ये एक नई अप्रोच है। ये अप्रोच क्या है, ठीक है, हमने बनाना ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है, 7 ईयर या 15 ईयर में डाल दो। और इमीडिएट क्या है, पॉवर्टी और हंगर, वो किस में डाल दो, शॉर्ट टर्म में डाल दो। मतलब इस पे तो इमीडिएट काम होगा ही होगा तेजी से, साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम होगा। ये नहीं कि हमने जी अभी पॉवर्टी हंगर ही खत्म करनी है, उसके बाद देखेंगे 20 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई 5 ईयर प्लान बनाएंगे, जो पहले करते थे ये लोग। सिमल्टेनियसली काम चलेगा। अब वो आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर भी अभी से पैसा लौट शुरू। ये आपका शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है, इसमें ज्यादा पैसा। क्लियर है, ये नहीं कि पहले पॉवर्टी खत्म करके 5 साल, वो तो अभी तक नहीं हुई, फिर हंगर खत्म करेंगे, फिर जाके कोई 15-20 साल तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ऊपर की चीज है। दुनिया मार्स में वो प्लाट पाने को फिर रहा है एलन मस्क। तुम 20 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाओगे तब तक तो दुनिया मार्स में पहुंची होगी। ठीक है, तो दुनिया के साथ चल रहा है, हमने उस पेस पे चल रहा है। तो उसके लिए क्या है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है ना हम लोगों की। अब देखो, सोचने वाली बात है। हम कहते हैं कि देखो जी, चाय वाले का लड़का, चाय वाला, उसको आता कुछ नहीं है,
मनमोहन सिंह से ज्यादा अच्छा सोच के चला गया वो। ठीक है, अब आपको कि मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे, पीएचडी थे, भैया वो भी तो कह सकते थे ना, या तो आपको पता था आपकी चल नहीं रही, तो उसका भी क्या फायदा, टैलेंट मिसयूज हो गया सारा। आप मैं किसी की बढ़ाई नहीं कर रहा, पर आप जो विजुअल देखोगे ना कि जितनी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की 2014 की बात हुई है, पहले नहीं थी, इतना हाईवे का नेटवर्क थोड़ा बिछा हुआ था। पर इनकी मेन प्रॉब्लम क्या है, ये कैपिटलिस्ट को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये फार्मर्स जो नीचे तबके मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके थोड़ा ना मतलब पता नहीं पैदाइशी दुश्मन है ये। ठीक है, आपने ये चीजें की है, पर हर बंदे को साथ लेके चलना है ना आपने। ठीक है, तो ये है कि चलो अब इनको भी समझ में आ गई है कि हमको उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये थोड़ा अपनी स्ट्रीमलाइन में चल रहे हैं। 12 लाख की लिमिट करी थी उन्होंने, जीएसटी रेट्स घटा रहे हैं, फार्मर लॉस को खत्म किया उन्होंने। ठीक है, ऐसा ऐसा कर रहे हैं ये लोग। टैक्स तो नेचुरली बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, सही बात है। असल में इनको ना पता क्या इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये समझते हैं कि जो हमने कर दिया ठीक है। अभी जो झटका फटका लगा ना 2024 में, 2060 सीटें आई हैं, ये थोड़ा टिक गए हैं। इनको नहीं था, ये हवा में घूम रहे थे, भाई हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा इनको सीधे हो गया। अच्छा, वो जरूरी था थोड़ा झटका, इनको समझ आ गया नीचे तबके का फार्मर कम्युनिटी मिडिल क्लास हमसे खुश नहीं है। कई 12 लाख कर दिया लिमिट इनकम टैक्स की उन्होंने, ये जरूरी था। डेमोक्रेसी में चीजें जरूरी है। कहीं ये वाली आ जाती ना इस बार 400 पार, वो हमको भी उन्होंने पार कर देना था। तो टैक्स भी 50% पार कर देने लोगों ने। ठीक है, ये जरूरी है, डेमोक्रेसी के अंदर हेल्दी ऑपोजिशन जरूरी है। जी ऑनेस्ट फ्रेंड्स, चलिए ये आपका चैप्टर हो गया नीति आयोग। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलाना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एसी चलाया वो जुकाम हो जाएगा, कुछ बाहर मौसम इतना वो नहीं है। रात को हमने पंखा लगा लिया, घंटे बाद ही पक्का बंद, अभी वो मौसम नहीं है। वो देखते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि अब अशरफ पाल कह रहे हैं कि 400 पर कर जाएंगे वो एमपीएससी के, अब मुझे लग नहीं रहा। लोग बड़े एक्टिव हो चुके हैं, लोगों को भी समझ आ रही है। अब लोग कहते हैं सेटिंग है, मशीन में सेटिंग है। ये बेचारे जहां भी जीते चाहे अपने मतलब से जीते हो, तो मशीन में सेटिंग ही है भाई। वो उनसे पूछे ना राहुल गांधी से, आप कांग्रेस, आप हार गए हरियाणा में, आपका क्या विचार है? सेटिंग है जी मशीन। पावे कुछ भी ना किया हो, कुछ भी ना किया हो, काम किया भी ना हो, नहीं जी सेटिंग है जी, ये बहुत बड़ी है। ये जो मर्जी है, ये चाहे 50 साल रहे, इनके ऊपर एक टैग तो लग ही गया, ऑपोजिशन लगा देगी, ये तो सेटिंग ही है। अच्छी बात है ना, राहुल गांधी को अब अपनी वोट देने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बहाना लपा हुआ सेटिंग है बस। ये नहीं देखना फलाना काम तो किया वहां पर। चलिए देखिए फिर आगे चले एलपीजी रिफॉर्म्स। नहीं देखो, वो किसी ने बोला कि गड़बड़ तो है, ये बात तो मैं भी मानता हूं, ऐसा नहीं है गड़बड़ नहीं है। क्योंकि अगर आप इनकी, मोदी जी कहां से, बनारस से खड़े हुए थे, बनारस से खड़े हुए थे ना, और 2 बजे तक तो डिफरेंस 50,000 का था। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा उस दिन लग रहा था अगर कहीं वो तो उनका कैंडिडेट वीक था, अगर कहीं प्रियंका गांधी खड़ जाती ना वहां पर, फिर तो हो गया था, जय जयकार होगी थी उस दिन। मैं खुद देखा डिफरेंस कम था, एकदम से वोटिंग रुक जाती थी, फिर एकदम से बढ़ जाती थी।
तो लग तो रहा है कोई गड़बड़ तो है वैसे, पर वो कुछ करके राजी नहीं ना। उनको एक बहाना मिल गया कि ईवीएम जी सेट है, बस गल खत्म होगी। पता क्या बात है, कांग्रेस पार्टी कौन सा अपने आप को रिफॉर्म कर रही है, वो तो रिफॉर्म चाहती नहीं करना। अगर आज वो राहुल गांधी को हटा के प्रियंका गांधी को भी आगे कर देना, तब भी उनको 4-5 वोटें ज्यादा मिल जाएंगी। बेसिकली गांधी फैमिली में कैलिबर नहीं है, अब वो कैलिबर रहा नहीं है, ठीक है ना। इस चीज को उन्होंने पकड़ लिया। चलिए आगे चलिए, एलपीजी रिफॉर्म्स। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब एलपीजी रिफॉर्म्स लाने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए मैंने आपको बताया 1990 तक आते भारत में बीओपी क्राइसिस आ गए। क्या ये बीओपी क्राइसिस सिर्फ गल्फ वॉर के कारण आए? देखो गल्फ वॉर के कारण तो आए थे, ये तो हम पढ़ चुके हैं, गल्फ वॉर का तो एक रोल था, ठीक है। पर आप ये नहीं कह सकते कि मेरी गल्फ बीओपी जो है क्राइसिस हम गल्फ वॉर के कारण ही आए। हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी ऐसे थे, हमारे इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण बीओपी क्राइसिस आ गए, ठीक है। कैसे? देखिए भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रॉब्लम थी, ठीक है। भारत का एक बैड एक्सपीरियंस था, वो लोग आए और भारत को कैसे लूटा और गुलाम बनाया, ठीक है जी। तो भारत को ये चीज डर थी कि हम अपनी इकोनॉमी को अगर ओपन करेंगे, फ्री करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे यहाँ पर फॉरेन कंपनीज आएंगी, कल हम गुलाम ना बन जाए, ठीक है। तो भारत ये नहीं कि ओपन नहीं थी, पर बहुत कम थी, काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी भारत में। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? पहली रिस्ट्रिक्शन, फॉरेन से अगर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? लाइसेंस लो जी, परमिशन लो जी, इतने अगर आप 200 प्रोडक्ट बनाने हैं 100 मंगवा सकते हो जी, 200 नहीं मंगवा सकते। ये क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी, ठीक है। वो कितना चला गया था? 12%, जिसमें 8% किसका था? सेंटर का, और 4% किसका था? स्टेट का। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? स्कीमें चलाना, आटा दाल स्कीम, फ्री में हेल्थ, फ्री में बिजली। तो ये क्या करता है? गवर्नमेंट अपने पल्ले से पैसा खर्च रही है ना, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर यहां अलाउ नहीं था, प्राइवेट कंपनीज बहुत कम थी, एफडीआई अलाउ नहीं था। एफडीआई की अल्टीमेट लिमिट कितनी थी? 40%। वो भी मेजर सेक्टर जो थे, रिजर्व थे, वहां पर एफडीआई आ ही नहीं सकती थी। ये 3-4 सेक्टर ही ऐसे थे जहां वो कहते थे कि एफडीआई आ सकती है, और उसकी भी लिमिट कितनी है? 40%। अब हुआ क्या? आपने पैसा दिया, ओल्ड एज पेंशन स्कीम, आटा दाल स्कीम, टीडीपीएस, ठीक है, पैसा बांटा सोशल वेलफेयर स्कीम में। जब लोगों के पास पैसा आया, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ गई, ठीक है। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई नहीं है इतनी, सप्लाई इतनी नहीं है। क्यों?
पहली बात देखो, अगर डिमांड या तो आप अंदर बना लो, या तो अपनी अंदर इंडस्ट्रीज खोल लो। तुमने किया हुआ, जो तुम्हारी पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, वो तो बेचारी रब भरोसे है, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ नहीं कर रहे। दूसरा काम क्या है, फॉरेन से मंगा लो। फॉरेन में आपने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। पहले एक कानून भी था फेरा, फिर एग्जाम्पल एक इंपोर्टर कहता है मैंने फॉरेन से पैसा कुछ मंगाना है, आप मुझे एक्सचेंज कर दो करेंसी। इस पे भी लिमिट थी, नहीं जी हम पूरी नहीं करेंगे, हम तो 20-30% ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, आपके यहाँ डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई की कंस्ट्रेंट है। सप्लाई की कंस्ट्रेंट इसलिए है, प्राइवेट सेक्टर है नहीं, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट की, वो काम नहीं कर पा रही है, पीएसयूज। फॉरेन से कोई चीज आ नहीं रही है, डिमांड बढ़ा, सप्लाई कम, रिजल्ट क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो महंगाई बढ़ गई। %16 बहुत होती है, 16% महंगाई। हम आज कहते हैं ना महंगाई बहुत ज्यादा है, अगर डाटा देखोगे 5-6% है। सोचो 16% महंगाई क्या होगी, आज ही को हम ज्यादा कह रहे हैं। ऊपर से क्या हुआ, गल्फ वार होगी, पेट्रोल महंगा हो गया। पेट्रोल खरीदने के लिए क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। आपके खाते में डॉलर जो है वो कम थे। कम क्यों थे, क्योंकि आप फॉरेन ट्रेड पूरा कर नहीं रहे थे। फॉरेन ट्रेड करोगे तभी डॉलर आएंगे ना, वो आप कर नहीं रहे, रिस्ट्रिक्शंस है आपकी। ठीक है, तो ये क्या था, मजबूरी में आटा गीला। मजबूरी क्या, एक तो पहले अंदर मजबूरी थी, 16% महंगाई, अपनी स्ट्रक्चर खराब थे, ऊपर से एपिसोड हो गया, इसको कहते हैं मजबूरी में आटा गीला। महंगाई चलेगी बहुत ही 25% तक। करेंसी डेप्रिशिएट कर गई, पढ़ा था ना हमने ये, यानी रुपये की वैल्यू गिर गई। जब रुपये की वैल्यू गिर जाती है तो इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट सस्ते, इंपोर्ट महंगे। अब क्योंकि इंपोर्ट महंगे थे, सारा डॉलर तो चला गया तेल के चक्कर में। जहां $4 लगने थे वहां $15 लग रहे। ठीक है, अब बेनिफिट क्या था कि एक्सपोर्ट सस्ते थे, तुम्हारी जो पॉलिसीज हैं वही खराब है। तुमने रिस्ट्रिक्शंस इतनी लगा रखी है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो ही नहीं रहा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो गया, इसको कहते हैं ना, रहता फैल गया। गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर लिए, भैया बहुत हो गया, बस अब हमारे कंट्रोल से बाहर होगी गई। तो उस समय कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि अब समय आ चुका है कि हमको आईएमएफ से लोन लेना पड़ेगा। तो सर ये चीज गलत है जो कांग्रेस कहती है कि आईएमएफ ने हम पर थोपा नहीं भाई साहब, तुमको जरूरत थी। ठीक है ना, तो ये जो राहुल गांधी उसने स्टेटमेंट दे रहा था, ये तो जी बीओपी क्राइसिस है, आईएमएफ ने हम पे थोप दिया, तो आना नहीं था, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो क्यों नहीं आना था भैया, तुम्हारे इंटरनल स्ट्रक्चर कितना खराब है, नहीं आना था उस दिन, ना था 4 दिन बाद हो रहा था। ठीक है, तो ये है कि आईएमएफ ने हम पे थोपा है कि आप हमसे लोन लो, आपको लेना पड़ना था, क्योंकि आपके पास उतना ही फॉरेन एक्सचेंज पड़ा था कि एक दिन का तेल ले सकते हो, बस। तेल ना होता तो क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, भारत गया आईएमएफ के पास, आईएमएफ ने लगा दी कंडीशन कि भैया अपने यहाँ पर रिफॉर्म्स लेके आओ। अब ये कहते नहीं कि अमेरिका को सपोर्ट किया, देखो वो तो एक रीजन है, किया तो है उसने अमेरिका को सपोर्ट। जब उसने आपको ये बात बोली है कि अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, तो कहीं ना कहीं वो फॉरेन कंट्रीज को सपोर्ट कर रही है कि वो लोग आए यहाँ पर आके अपना काम करें। ठीक है, अगर उसने तुमको कह दिया कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको हटाओ,
लिबराइज करो। व्हाट डू यू मीन बाय लिबराइजेशन? लिबराइजेशन का मतलब क्या? ये जो तुम लोगों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ना, इसको खत्म करो। क्या मतलब किसी ने इंपोर्ट कराना 36 लाइसेंस है तुम्हारे, किसी ने एक्सपोर्ट करना 36 आपके ऊपर है, वो है अफसरशाही राज है आपका। किसी कोई इंडस्ट्री नहीं खोल सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, परमिशन ही वो होता है, ठीक है। दूसरा प्राइवेटाइजेशन, अगर आज प्राइवेट इंडस्ट्री होती तो ये हाल होता नहीं होता। ग्लोबलाइजेशन, अगर आप एक ओपन इकोनॉमी होते तो आप आपके पास डॉलर होता ना, तो उन्होंने बोला ये रिफॉर्म्स आपको करनी पड़ेंगी। तो ये मत सोचो कि उसने हमारे ऊपर धक्का लगाया, उसने हमको अकल दी है कि अगर आप हमारे पास बेसिकली कहीं ना कहीं आप खुद भी गलत थे। आज तो पैसा ले जाओगे, चलो 5-10 साल निकल जाएंगे, पैसा दे भी दोगे, बाद में फिर खड़े हो वहीं पर। यही काम करना है, ले जाने दे जाने ले जाने दे जाने, कहते हैं अपने आप को सुधारो थोड़ा। तो इसलिए भारत में क्या आया? एलपीजी रिफॉर्म, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। देखिए ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आया आपको? क्लियर है जी? समझ में आ गया कि ये एलपीजी रिफॉर्म्स क्यों जरूरी थी हमारे? चलिए एलपीजी रिफॉर्म्स में रिफॉर्म लिखिए लिबराइजेशन। तो पहला कंपोनेंट है लिबराइजेशन। लिबराइजेशन में हमने क्या क्या किया? पहला, लाइसेंस राज खत्म। पहले क्या था कि हमको हर किसी भी चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता, कोई इंडस्ट्री लगानी है लाइसेंस लेना है, ठीक है, 36 ब्यूरोक्रेसी के चक्कर लगाने हैं डिफरेंट टाइप के लाइसेंस से। तो अब क्या हो गया, प्राइवेट प्लेस आ नहीं पा रहे थे इसके चक्कर में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, राज खत्म। मतलब अब कोई भी आदमी, एनीवन, आसानी से इंडस्ट्री भी लगा सकता है, बिजनेस भी खोल सकता है, इंपोर्ट भी कर सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है। तो लाइसेंस राज को उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इकोनॉमी को थोड़ा सांस आया, ठीक है, बांध के रखा हुआ था हम लोगों ने। आगे चलिए, फेरा को फीमा में कन्वर्ट कर दिया। ये क्या हुआ, फेरा क्या थी, जो करेंसी एक्सचेंज पॉलिसी थी। तो ये कहती थी नहीं जी, इन्होंने लिमिट लगाई हुई थी कि आप 30 से 40% तक ही करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर आपको डॉलर चाहिए तो आपको 30 से 40% तक मिलेगा, काफी नहीं मिले, सारे नहीं मिलेंगे। उसकी जगह क्या आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। पहले रेगुलेशन थी, रेगुलेट करना, पकड़ के रखना। अब क्या, मैनेजमेंट, थोड़ा इजी कर देना, ठीक है। अब हमने क्या किया, पढ़ा था ना बीओबी में, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को हमने क्या कर दिया, 100% कर दिया। अगर अंबानी कहे कि मैंने चाइना से मोबाइल मंगाने हैं और मुझे पैसा दो, करेंसी एक्सचेंज कराओ, 100%, जितना चाहे उतना करा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। पढ़ा ना हमने, क्या लिमिट है अभी?
करंट अकाउंट में लिमिट नहीं है। अगर अंबानी कहे मैंने यूएस से लैपटॉप्स मंगाने हैं, मुझे करेंसी दो डॉलर्स में, 500 करोड़ की करेंसी दो डॉलर्स में, ले सकता है, कोई लिमिट नहीं। पहले लिमिट थी 30-40% ही ले सकते, अब लिमिट नहीं। तो पहले क्या था, रेगुलेशन एक्ट, अब क्या है, मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए, लिबरलाइजेशन में तीसरा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया गया, और ऐसा ऐसा आज कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जहां पर लिमिट 100% तक कर दी गई है। जिन सेक्टर्स में पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती थी, वो कितने थे पहले, 18, आज के समय कितने रह गए, 3। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट को भी बढ़ा दिया, और जो सेक्टर से, उनमें भी सिर्फ 3 सेक्टर्स को छोड़ के, वो भी कौन से, डिफेंस, आपकी एटॉमिक एनर्जी टाइप, ठीक है ना, न्यूक्लियर एनर्जी, इन जो मेन चीजें हैं इनको छोड़कर बाकी हर जगह आपने एफडीआई को बढ़ा दिया, प्राइवेट प्लेयर्स यहां पर आगे। बैंकिंग में एक्सपेंशन हुई, फॉरेन बैंक्स भारत में आए, आरबीआई अब रेगुलेटर नहीं है, अब वो क्या है, फैसिलिटेटर। मतलब पहले कितना इंटरेस्ट करना है, अब एग्जाम्पल आप बैंक में जाते हो, बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट लेगी, ठीक है, आपने लोन लिया, कितना आपसे इंटरेस्ट लेगी, ये डिपेंड करता है, वो सरकार डिसाइड करती है। एग्जाम्पल सारे बैंकों को आपने होम लोन 5% में दिया है, ठीक है, या कोई बंदा आपके पास पैसा जमा करेगा, आपने इंटरेस्ट 8% देना, आरबीआई। आज के समय बैंक अपने हिसाब से डिसाइड करती, कंपटीशन होती है। आपने देखा होगा एचडीएफसी ज्यादा देता है 8%, एसबीआई कम देता है, फैसिलिटेटर अपने हिसाब से चलो, जहां तुमको अच्छा लगे वहां कर दो। तो अब रेगुलेशन खत्म, फैसिलिटेशन, ठीक है, आराम से करो। तो ये क्या होगी, लिबरलाइजेशन। समझ में आ गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मतलब आपने जो रिस्ट्रिक्शंस थी उनको खत्म तो नहीं किया, काफी कम करती है, ये आप कह सकते हैं। पहले 18 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें एफडीआई नहीं आ सकती थी, फॉरेन को कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं कर सकता था, अब उन्होंने 3 कर दी हैं बस, बाकी हर जगह कर सकता है। ठीक है जी, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट? दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। पहला, प्राइवेट प्लेयर्स अब इंडस्ट्रीज में आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या था, ये कहते थे रेलवेज में, रेलवे जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही काम कर सकती है। अब प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए, प्राइवेट ट्रेनें आ गई ना, अडानी की ट्रेन चल रही है ना, वंदे भारत क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वहां पर। पहले कहते थे आयरन एंड स्टील प्लांट जो है वो सिर्फ पीएसयू गवर्नमेंट की चलाएंगे, आज प्राइवेट भी, मंडी गोविंदगढ़ भरी पड़ी है। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को बोला गया कि आप भी अब यहाँ पर आइए और अपना अपना काम शुरू करिए। अब क्या हो गया, पहले 1 प्लांट, अब 15 प्लांट। ठीक है, तो यानी नेचुरली बात है, प्रोडक्शन ज्यादा हुई तो प्राइस कम हुआ या ना हुआ,
जब प्राइस कम हुआ तो इन्फ्लेशन कम हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, होगी है। पीएसयू का हाल क्या था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, आज भी क्या हाल है आपको पता ही है, ठीक है ना। प्राइवेट प्लेयर्स जब आए, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आए, ठीक है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आए, उन्होंने प्रोडक्ट को रिफॉर्म किया। पहले जो आप आयरन बनाते थे उसको 5 साल में जंग लग जाती थी, आज ये नई टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, 15 साल बाद जंग लगती है। आज इन्होंने ऐसे, पहले आप पाइप बनाते थे लोहे के, वो 30-40 साल बाद गल गुल जाते थे। आज प्राइवेट प्लेयर्स आए, न्यू टेक्नोलॉजी लेके, वो हरे रंग के प्लास्टिक के पीवीसी के पाइप बना रहे हैं, वो 300 साल तक चल जाए, कोई जंग नहीं लगी, प्लास्टिक की कोटिंग है। आपने प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आए, इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, कंज्यूमर की कंजम्पशन बढ़ी, उसकी चॉइसेस बढ़ी, और सबसे बड़ी बात क्या, टेक्नोलॉजी आ गई। जो चीज पहले थी वो अब नहीं, अब बहुत एडवांस चलेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो प्राइवेट प्लेयर लेके आएगा ना। हेलो, नहीं मिक्स करके पा रहे। हाँ, नहीं रहने दे, फिर ना पाओ पहलवान में पा दे। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं, जाएगा, कोई करता नहीं, ठीक है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੱਸ ਦੇ। देखो, मैं पता क्या बात है, फार्मर लॉस अगर अप्लाई हो जाते, इसकी पॉजिटिव चीज भी होनी थी, नेगेटिव चीज भी होनी थी। पॉजिटिव चीज यानी थी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स आ जाने थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आता तो वो न्यू टेक्नोलॉजी लेके आता, ठीक है, न्यू कंसेप्ट लेके आता। HBY क्या थी, वो भी एक नया कंसेप्ट था, तभी ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, हो सकता है सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ जाता, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर नहीं आया, आज हम ओल्ड टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं, आज भी हम नहरों का पानी यूज कर रहे हैं, क्या तो ड्रिप इरिगेशन ले आता, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज बना देता, आज किसानों की फसलें खराब हो रही है, एसी वाले स्टेट ऑफ द आर्ट वो स्टोरेज बना देता, ठीक है, अच्छी बात थी। पर नेगेटिव बात पता क्या, हमारा एक्सपीरियंस कैपिटलिज्म से अच्छा नहीं है। फॉर्च्यून का तेल अडानी ग्रुप का है, 90 रुपए का तेल था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, मुझे खुद याद है ये बात। फॉर्च्यून का जो रिफाइंड ऑयल था 90 रुपए का था, आज मेरे का 200 कुछ का है, इतना महंगा हो गया। आपको लगता है इतना महंगा हो गया? नहीं, कैपिटलिज्म से हमारी ना जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि कैपिटलिज्म जो है हमेशा प्रॉफिट मेकिंग पे काम करती है। नो डाउट रिफॉर्म लेके आती है, तो प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा है उसके अंदर, ठीक है। तो क्योंकि रूरल एरियाज का तो वैसे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हमने रेजिस्ट किया फार्मर लॉस को। आप ये नहीं कह सकते कि फार्मर लॉस बिल्कुल गलत है, कुछ चीजें पर कुछ चीजें सच में गलत थी, जो बेसिकली अगर अप्लाई हो जाती, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 10 साल 15 साल बाद किसान को इफेक्ट कर जाती। आपके घर का जो आटे की बोरी है ना 10 किलो की, वो 500 की होनी थी, ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। मैं कहता हूं फॉर्च्यून का तेल कितने का है, 90 से 210 रुपए का है, ठीक है ना, तो नहीं होनी थी। क्या इतनी महंगाई बढ़ गई कि मतलब आपने 200 रुपए तक का उसका तेल का प्राइस कर दिया? ठीक है, महंगाई बढ़ी है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है, महंगा हुआ, इतना थोड़ा हो गया। तो ये प्रॉब्लम तो रहती है, ये हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इसलिए हमारे लोग जो है फार्मर्स खासकर इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। पर जो वो कहते हैं WTO से बाहर आ जाओ, ये हमारी MSP, अब जो लड़ाई है इसलिए नहीं है, जो धरना लगा हुआ था कि फार्मर लॉस का भी थोड़ा चक्कर था, अब तो MSP इंक्रीज करो, वो बात गलत है। हम WTO से बाहर नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते, मैं आपको बात समझा चुका हूं। जिस दिन WTO से बाहर आ गई, कोई बीमारी फैल गई ना, फिर मांगो चाइना से, तुम क्रोसिन देता है तुमको, वो क्रोसिन फिर कुछ कर भी नहीं सकते फिर। चलिए, अगला क्या था, PSUs। तो गवर्नमेंट ने क्या किया,
जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उनके शेयर प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए। अब प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रीज में आया, ठीक है, ये तो बेचारी सांस ही नहीं ले पा रही थी। वो ना केवल पैसा लेके आया, न्यू टेक्नोलॉजी भी लेके आया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मारुति, ये तो सांस ही नहीं ले पा रही थी, अब कौन आ गया, सुजुकी। पैसा भी दिया, टेक्नोलॉजी भी दी, समझ गए ना बात को। ठीक है, स्यूज बेचने शुरू किए, ठीक है। भारत, हिंदुस्तान स्टील, इसके शेयर बेचे, प्राइवेट सेक्टर आया, वो ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया कि स्टील की लाइफ बढ़ गई। आज अगर आप, सबके पास मोबाइल है ना, हर बंदे के पास। इसकी शुरुआत पता किसने की थी? धीरू भाई अंबानी ने। याद होगा आपको, 400 रुपए का फोन, लोग पगले हुए फिरते थे, इतना सा चिट्टे रंग का फोन, याद है? कौन लेके आया था? टेस्ट किसने दिया था? उसने दिया था। क्या गवर्नमेंट ने दिया था? क्या धीरू भाई अंबानी वो कंसेप्ट ना लेके आता, प्राइवेटाइजेशन ना होती, तो क्या गवर्नमेंट आपको फोन दे देती? जो नाइजीरिया वाला से पूछोगे आप, उनके हर बंदे के पास फोन है, और यहाँ तो गांव गांव में फोन है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि प्राइवेट सेक्टर, आज चंबे चल जाओ, लद्दाख चल जाओ, वहां भी टावर है। इनके पल्ले था कि वहां पर टावर दिए जाते? भैया 2014 तक टावर नहीं था, ये मुझे पक्का पता है, मैं गया था। मैं शिमला से ऊपर रामपुर गया था, फिर कसोग वैली भी जाके आया हूँ। छोड़ो तुम चंबा चुंबा, वो तो बहुत ऊपर है। कसोग वैली में ही आपका मोबाइल ठप हो रहा, टावर ही नहीं मिलते थे। और आज आप जोत भी चल जाओ ना, जोत पता कहां पर है? चंबे से भी ऊपर जोत, टिप ऐसे है वो पहाड़ है। इस तरह पहाड़ है वो, यहां से ऐसी चढ़ाई है, हिमाचल से चढ़े यहाँ जोत, सूरज देवता पूरा दिखेंगे आपको। और यहाँ हिमाचल, यहां पर आपका JNK है, शॉर्टकट है JNK अगर आपने जाना है, ठीक है। जोत में मेरा कजन गया, हिल स्टेशन है वहां, तो ये हाल है कि अगर वो चाय पियोगे ना, वो कहते जैसे चाय बनवाते थे ना ढाबे वाला, बस चाय ढके ऐसे लेके देता था, चाय ठंडी हो जाती थी, इतनी ठंड है वहां पर। आज वहां पर भी टावर्स है, मोबाइल टावर्स। कैसे टावर्स? मोबाइल टावर्स। वैन्स पे उन्होंने टावर्स प्राइवेट कंपनी ने भेजे हुए हैं, वहां वैन्स खड़ी की हुई है 3-4, उसके ऊपर छोटे, इतने बड़े टावर, छोटे टावर था, पूरे एरिया को वो दे रहे हैं टेक्नोलॉजी। कभी सुना था कभी आपने ये चीज? पंजाब में मिल जाते बहुत बड़ी बात थी, हम तो जोत की बात कर रहे हैं, नेट भी चलता है वहां पर। ये टेक्नोलॉजी कौन लेके आया आपको? प्राइवेट सेक्टर लेके आया। क्या वो ना होता तो आप ले आते ये टेक्नोलॉजी? ये कौन लेके आया? डिजिटल बोर्ड। आज तक स्लेटों में लिखना था, प्राइवेट सेक्टर लेके आया, ठीक है। तो ये हमको क्या मिला? प्राइवेटाइजेशन से हेल्प कर रही हमको, ठीक है। अगला है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, इंटीग्रेटेड किया रेस्ट ऑफ कंट्री से, और इससे क्या हुआ? ट्रेड होना शुरू हुआ। पहले हमारे पास डॉलर की कमी थी, अब क्योंकि ट्रेड ओपन है हमारे पास डॉलर ज्यादा है। जब डॉलर ज्यादा है, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी है, गोल्ड भी ज्यादा है, तो आज भारत का दबका भी ज्यादा है। हमारे पास डॉलर है, हमारे पास गोल्ड है। आप ये नहीं कह सकते हमारे पास रुपया है रुपया अपनी जेब में रखो, हमारे लिए रुपया कुछ नहीं है। और मोदी गवर्नमेंट अब प्लान करने वाली है, जो इस समय इंटरनेशनल करेंसी है मेन, वो कौन सी है? डॉलर, पौंड, एक यहाँ क्या नाम है, येन, यूरो, रमीदी चाइना की। बहुत जल्द आपको दिखने वाला, अगर ऐसे चलता रहा, रुपी भी इसमें ऐड होगा बहुत जल्द, अगर सब कुछ सही रहा, रुपी भी इसमें ऐड होगा। इंटरनेशनल पे अगर आप ट्रेड करोगे, किसमें करोगे? रुपये में करोगे।
क्योंकि हम जो उनके पैरामीटर है ना कि इतनी ग्रोथ होनी चाहिए, हम उस लेवल पे आ रहे हैं। यही तो प्रॉब्लम है चाइना और पाकिस्तान को। पाकिस्तान तो वैसे ही पल्ले उसके कुछ नहीं है। अब वो हाल पता क्या है, मैंने पढ़ना नहीं, मेरा गुआंडी फर्स्ट हमारे हॉस्टल में होता था ना ये, हम पीजी और बाजीना वगैरह में वहां पढ़ते होते थे, तो लड़के खुद तो पढ़ते नहीं थे, ठीक है, जो लड़का टॉप करता था टेस्ट सीरीज वगैरह में, उसके कभी मैगजीन फेंक देनी, कभी कोई सीडी फेंक देनी, कभी कुछ मनमोहन कहानियां फेंक देनी। उसका दिमाग ही डिवर्ट रहे बस, या तो कुछ कर लो, नहीं तो पाकिस्तान की तरह बीच में हर्डल्स डालो, उसका तो काम ये है। चाइना को प्रॉब्लम ये है, चाइना तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, पाकिस्तान तो कॉम्पिटिटर है ही नहीं किसी एंगल से, ठीक है ना, वो तो मतलब बिगड़ायल बच्चा है, ठीक है। जो चाइना है वो बेसिकली कॉम्पिटिटर है तुम्हारा, और वहां पर प्रॉब्लम है, कॉम्पिटिटर कभी नहीं चाहता कि आप आगे, तभी वो कभी नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करा देता है, कभी पंजाब में क्रिएट करा देता है, कभी J&K में करा देता है, उसके बाद बिगड़ायल बच्चा तो है ही है पाकिस्तान, उसको कह के सब कुछ कराई होता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो ये हमको मिला LPG रिफॉर्म्स। नहीं, युआन भी है, इसको अब रमीबी कहा गया, उसका दूसरा नाम उन्होंने रमीबी डाल दिया, वैसे युआन ही है, पर अब उसने अपनी करेंसी का नाम चेंज करके रमीबी कर दिया, ठीक है, ये देख लेना, उसको चेंज कर दिया उसने। ये स्टूडेंट समझ में आ गया, इस तरह हमारी इकोनॉमी खत्म, ठीक है जी, नहीं सारी खत्म नहीं हुई, अगले बैच में फिर चलेगी, ठीक है, जो क्रैश कोर्स के लिए जो आपके पंजाब PCS के अकॉर्डिंग थी वो खत्म हो गई है, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है, समझ में आया होगा इकोनॉमी, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने कर दिया, ठीक है। तो नोट्स इसके भी आपको बना के दे दूंगा, टेस्ट दे दूंगा, बाकी सर से पूछ के देखते हैं लेक्चर कौन सा लगता है, शायद मॉडर्न हिस्ट्री का ही लगेगा, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। बजट का मैं ऐसा करूंगा, आपको कॉपी दे दूंगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट का देखता हूँ, जो शॉर्ट में बनाओ वो आप पढ़ लेना एक बार, उसमें से कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक सेशन लगा लेंगे उसके ऊपर, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैडम को कहता हूँ ग्रुप कर लेंगे, ठीक है, मैं कहता हूँ, ठीक है जी, क्लियर है, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू।